टेंथ के योद्धाओं, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट भैया 2026 बोर्ड में क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, क्लास 10 हिंदी जो है आज की इस वीडियो में पूरा जो बुक है ना वो आपका खत्म हो जाएगा और आपका जो हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भैया जो क्लास 10 हिंदी है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारा एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सारा महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगों का जो क्लास 10 हिंदी का जो पेपर है ना 2026 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि इस वीडियो में आपका भैया हिंदी का जो 70 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हिंदी का पेपर भैया 70 नंबर का आता है, 70 में 70 नंबर आप लोग करके आओगे, क्योंकि इसमें हम लोग सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन सब कुछ समझेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका जो पूरा हिंदी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पूरा हिंदी सिर्फ एक ही वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जब पेपर देकर आना एक एक क्वेश्चन आप मिला लेना। ठीक है, बोर्ड पेपर में भैया ये 100% आएंगे। इसमें जितने भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारा बोर्ड पेपर में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। फिर आपको गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सब कुछ बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। स्टूडेंट, हम लोग हिंदी की शुरुआत में सबसे पहले जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। फिर हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, सब कुछ बताएंगे। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारा क्लास 10 हिंदी जो है ना सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है पेपर में आपके ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। और ये हिंदी की भैया फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में नाइस जरूर लिखना। ठीक है, और जितना मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएगा। एक एक को ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो शुक्ल युग है भैया, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। आपको यह बताना है जो शुक्ल युग है उसके निबंधकार कौन है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, ऑप्शन है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जो शुक्ल युग है ना, शुक्ल युग बहुत बार आया हुआ है, शुक्ल युग है, शुक्ल युग है ना, इसका जो समय सीमा अर्थात जो इसका समय कब से कब तक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी अपना साथ में कंप्लीट करते चलो। ठीक है, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपको हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम 80% ला सकते हैं। तो भैया जो शुक्ल युग है ना वो 1919 से 1938 तक माना जाता है। ठीक है, याद रखना। क्या याद रखोगे भैया, 1919 से 1938 तक। अब हमारे प्यारे स्टूडेंट कहेंगे सर सामाजिक विज्ञान में वैसे इतना डेट याद करना है, इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो भी बताएंगे ट्रिक के साथ बताएंगे। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाना कि 19 का 19, 19 दूना 38। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ये वाला चीज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो दोनों तैयार कर लो। पहला ऑप्शन है भैया, पहला ऑप्शन भैया कमलेश्वर, बी वाला ऑप्शन है वियोगी हरि। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है भैया मोहन राकेश। सारा क्वेश्चन देखो ध्यान से, एंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है भैया, वियोगी हरि जी हैं। याद रखना, वियोगी हरि जी हैं। ठीक है, बिल्कुल पक्का हो गया ना। ठीक है, मजा आ रहा ना पढ़ने में। देखो आपको पढ़ाई के साथ मजा आना चाहिए, फिर आपका जो है सारी चीजें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रेशर ना लो,
अच्छे से पढ़ो, अभी बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरा, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है भैया? निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? कौन है भैया? प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ा करो डेली, तभी मजा आएगा। ना तो भगवती चरण वर्मा है, ना तो बाल मुकुंद है, ना तो हमारे चंद्रधर शर्मा ग्लोरी हैं, वो है भैया प्रेमचंद्र जी। डेली भैया हर सब्जेक्ट का 10 ही ऑब्जेक्टिव पढ़ो, 10 ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ो हर सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट का 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि एक दिन में भैया 6 सब्जेक्ट अगर क्लास 10 में है तो बस ज्यादा नहीं 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में ज्यादा ज्यादा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो ऐसे 30 दिन कर लिए, एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव, हर सब्जेक्ट का 300 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा और 300 से ज्यादा किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना, ठीक है। बहुत है 300। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से तैयार भी कर लेना, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि अपनी खबर जो है इसकी रचना की विधा है। जो अपनी खबर है वो किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ऑप्शंस तो आपके पास है भैया, एकांकी विधा है या फिर संस्मरण विधा है या आत्मकथा विधा है या फिर हमारा भैया नाटक विधा है। अब कितने हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले जानते हैं भैया जो अपनी खबर है वो किस विधा की रचना है? भैया विधा जो होता है, विधा, इसमें देखो विधा में कुछ नहीं होता। विधा बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि होता क्या है। विधा का मतलब जैसे एक चीज होता है कि ये नाटक है, कि कहानी है, कि संस्मरण है, कि हमारा उपन्यास है, ठीक है। सब विधा है, ठीक है। विधा यही सब है, ठीक है। बस यही चीज रखना। तो ये जो हमारा है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। बस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट भैया, तीसरा क्वेश्चन। फिर आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखो यहां लिखा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इन चारों में से आपको ये बताना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है और जितना मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर या 10 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे यहीं से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देखो ऑप्शंस आपके पास है भैया, ऑप्शंस आपके पास है। देखो पहला जो ऑप्शन है वो है अर्धनारीश्वर। ये तो सभी को पता है भैया कि दिनकर जी की रचना है, ये तो भैया अर्धनारीश्वर सभी को पता है दिनकर जी की है। तो ये हमें नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय ये भी है भैया, ठीक है, बहुत फेमस रचना है। लेकिन जो अजात शत्रु है ये नहीं है, ठीक है। रेती के फूल भी है लेकिन अजात शत्रु नहीं है, बिकॉज अजात शत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है भैया? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। लेकिन अगर एक बात और आ जाए भैया, जो अजात शत्रु है, ठीक है, ये तो भैया जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन एक चीज और आता है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अगर विधा पूछ ले तो याद रखना कि जो जयशंकर प्रसाद जी का है अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब बहुत फेमस नाटक है, ठीक है। नाटक जैसे आप लोग क्लास वगैरह में नाटक करते हो ना, जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है वही नाटक है, ठीक है। तो ये सब फेमस है। आगे आ जाओ, ये नोट कर लो भैया 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आ जाओ, 5वां नंबर क्वेश्चन है भैया, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। जल्दी से बताओ गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके पास है धर्मवीर भारती या फिर अज्ञेय या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर हमारा जैनेंद्र कुमार। कौन है गुनाहों के देवता के भैया हमारे लेखक हैं? वो कौन हैं? जल्दी से बताओ। तो भैया वो हैं धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है। देखो आप लोग जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको नोट कर लो। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां से भी नोट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। एक बार क्लास को देखो, समझो, फिर उसके बाद दूसरी बार देखो, नोट करो, ठीक है। तो ये हमारा धर्मवीर भारती जी का है। आपका 6वां क्वेश्चन है भैया, जो पाचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है भैया? ऑप्शन है मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, सहल मिश्र हैं या फिर लल्लू लाल हैं या फिर हमारा ईसा अल्लाह खां हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन है? तो भैया हमारे मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं पाचांग दर्शन के रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आते हैं, सारा नोट करते रहो, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप नहीं नोट किए हो। 7वां क्वेश्चन,
आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक कौन हैं, जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आकाशदीप के लेखक कौन है? ऑप्शन है भैया अमरकांत है, या फिर हमारा जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद या निराला जी। तो भैया जो आकाशदीप है इसके लेखक कौन है? भैया आकाशदीप के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। आकाशदीप, अगर आकाशदीप आ जाए या फिर हमारे चंद्रगुप्त आ जाए, ध्यान रखना मैं आपका बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं, ऐसा ना सोचो। स्कंदगुप्त आ जाए, ठीक है, एंड आंसू आ जाए, झरना आ जाए, ठीक है, या फिर आपके जो ध्रुव स्वामिनी, बहुत बार आया हुआ रचना है ध्रुव स्वामिनी, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये सारी रचनाएं आ जाए तो इन सब की जो है भैया, जो कि एक फेमस हमारे छायावादी युग के प्रवर्तक जिसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके कौन है? इसके कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी, सी वाला ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तैयार हो गया ना? अगला आ जाओ भैया, 8वां नंबर, मैला आंचल के रचनाकार है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मोहन राकेश, फरीश्वरनाथ रेणु या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो भैया जो फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं, रेणु जी, वो है मैला आंचल की रचना, ठीक है। मैला आंचल नहीं की रचना है फरीश्वरनाथ रेणु जी का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल छाप दोगे ना, बिल्कुल छाप देना, छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। टारगेट है 95% का, तो बहुत अच्छा नंबर लाना है। और सभी स्टूडेंट को अगर अच्छा लग रहा है तो हार्ट कमेंट करते रहो, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी स्टूडेंट एक बार आप लोग भैया, एक बार आप लोग क्या करो कि एक बार हार्ट कमेंट कर दो सारे स्टूडेंट, ताकि हमें भी अच्छा लगे, अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। सारे स्टूडेंट एक बार, ठीक है, कमेंट कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। और आगे आ जाओ, आगे, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अब यहां आपके 4 विधाएं हैं और आपको बताना है जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो इन चारों में से कौन सी विधा की रचना है, कौन सी विधा की रचना है, ठीक है, कौन सी विधा की रचना है, जल्दी से बताओ कौन सी विधा की रचना है। तो ऑप्शंस आपके पास है निहंवा या फिर डायरी या उपन्यास या फिर कविता। तो जल्दी से बताओ, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा भैया याद रखना कि एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है, एक उपन्यास है, एक उपन्यास है, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा क्या है? एक उपन्यास है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा, रस मीमांसा के लेखक भैया, रस मीमांसा के लेखक। और एक क्वेश्चन और आता है भैया, बहुत ज्यादा रस मीमांसा के लेखक तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है, एक हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, चिंतामणि के लेखक, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो बताओ जल्दी से, अगर एक का पता है तो इसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को एक का पता, चाहे चिंतामणि का पता हो चाहे रसमीमांसा का पता हो, ठीक है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयप्रकाश भारती। तो ये भैया जो रसमीमांसा है, चिंतामणि है, ये दोनों जो है भैया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो 10 में 10 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना? 10 में 10 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल अच्छे से OMR शीट में भर के आना। और आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग 11 नंबर ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग बताते रहो कि भैया 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? भैया राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला है? राष्ट्र कवि का इन चारों में से किसे मिला है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और कुछ अलग है, ठीक है। देखो ऑप्शन है भैया, पहला वाला ऑप्शन है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है, नहीं, महादेव वर्मा को नहीं, निराला जी को नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। किसको मिला है? मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो सभी को पता है भैया। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? देखो, पद्माकर या पदाधर या फिर देव हैं या फिर हमारे मतीराम हैं या केशवदास। कितने स्टूडेंट को पता है भैया इस क्वेश्चन का आंसर? हमारे कितने स्टूडेंट को पता है? केशवदास जी हैं, ठीक है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी। तो ये हो गया 12 ऑब्जेक्टिव। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, नोट करते रहो,
घनानंद जी, घनानंद जी को बताओ भैया किस युग के कवि हैं? घनानंद, घनानंद जो है वो किस काल के कवि हैं? इन चारों में से किस काल के कवि हैं भैया घनानंद जी? घनानंद जी ऑप्शन है आधुनिक काल के या रीति काल के या भक्ति काल के या आदि काल के। आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो घनानंद जी हमारे हैं वो हमारे रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार हो जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में। देखो ऑप्शंस आपके रहेंगे OMR शीट में, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। अब जैसे ये वाला आ गया, बी वाला सही है, तो इसको पूरी तरह से काला कर दो। सबसे पहले बाहर 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 बाहर, फिर अंदर जाओ ताकि थोड़ा सा भी बाहर ना निकले। बस इसी पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान होता है, चाहो तो अगर सारा क्वेश्चन आता है 10 मिनट में OMR शीट भर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। छायावाद युग, छायावादी काव्य की जो विशेषताएं बतानी है भैया। छायावाद युग की विशेषता, दो विशेषता याद कर लेना। छायावादी युग का याद रखना, छायावादी का तैयार कर लेना, छायावाद और रीति का, रीति काल का, और प्रगतवादी और प्रयोगवादी, ये दोनों का, तीनों का, चारों का तैयार कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक जरूर आएगा। तो छायावादी युग का जो प्रवर्तक है वो भैया हमारा है, सॉरी जो हमारा विशेषता है वो प्रकृति का मानवीयकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये सब हमारा नहीं है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, तैयार हो गया ना? 14 में 14 ऑब्जेक्टिव। अब आओ लड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब तो हम तैयार हैं भैया हिंदी पढ़ के सरवण सर के साथ। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो। पूरा साल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और हर सब्जेक्ट में हमें टॉपर बनना है। ठीक है, बस मेहनत करते रहो। आगे आ जाओ भैया, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव लोग देखते हैं। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है कि तार सप्तक, ठीक है, के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? ठीक है, अब इस 4 ऑप्शंस में से आप बताओ किसने कहा था? किसने कहा था भैया? 4 ऑप्शंस में से आप लोग बताओ। ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग ए कर लेना। ए यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र ने, या बी भैया अज्ञेयी ने, या सी जो है यानी कि रामविलास शर्मा ने, या डी जो है नागार्जुन ने। तो किसने कहा था? किसने कहा था? जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट भैया कमेंट करते रहो। ठीक है, बहुत स्पेशल क्लास है। तो अज्ञेयी ने कहा था। किसने कहा था? अज्ञेयी जी ने। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम लोग आते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से रीति काल की कलावधि है। भैया रीति काल की कलावधि, ठीक है, देखो रीति काल की भी कलावधि आता है, प्रगतवादी की भी आता है, प्रगतवादी युग की, ठीक है, प्रयोगवादी, ये सब आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ना कि ये सब पढ़ लेना। ठीक है, छायावादी भी आ सकता है, छायावादी। देखो इनकी जो समय सीमा कब से कब तक है, 2 चीज पढ़ना है। एक तो समय सीमा, ठीक है, समय, और सेकंड आपको पढ़ना है कि ये जो है मतलब इनके जो कवि हैं इन काल के कौन हैं, और थर्ड आपको ये पढ़ना है इनकी विशेषता, विशेषता। ये 3 चीज पढ़ लो, आपका 2-3 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है भैया 1643 से 1843 तक, या भैया 1343 से 1643 तक, या सी है 1743 से 1343, या 1843 से आज तक। जल्दी से बताओ कौन सा होगा? तो हमारा सही है भैया 1643 से 1843 तक। कब तक है? कब तक है भैया? 1643, सॉरी 43 से 1643 से 1843। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 16 ऑब्जेक्टिव हो गया। 17 नंबर पे आते हैं, नोट करते रहना। 17 नंबर भैया 5 यानी कि पंचतंत्र में कौन सा समास है? आगे भैया क्या आया? पंच। पंच मतलब 5। 5 का मतलब बच्चा गिनती। भैया आप लोगों को समास का ट्रिक पता है कि नहीं पता है? अगर गिनती आए पंच, त्रि, तो वो सब समझ जाना कि हमारा कौन सा समास हो सकता है। कौन सा समास हो सकता है भैया? जल्दी से बताओ। 2 समास, द्वंद्व और दीर्घु में से कौन सा हो सकता है? तो वो होगा दीर्घु समास। कौन सा होगा? दीर्घु समास। ठीक है,
दीर्घ समास, 4 राहों का समाहार दीर्घ समास, ठीक है। तो भैया कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव या दीर्घ समास, तो दीर्घ समास। कौन सा समास है? दीर्घ समास, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब हमारा गलत है। आपको 4 समास ही पढ़ना है, उसमें से 2 तो बहुत ही ज्यादा आता है, एक द्वंद्व आता है सबसे ज्यादा और एक दीर्घ, यही आता है। और आई होप कि बोर्ड एग्जाम में इसी दोनों में से आएगा। और दोनों का ट्रिक है, बहुत आसान है। देखो ये वाला हमारा दीर्घ समास है, जिसमें आप लोगों का क्या होता है, मतलब एक मतलब पंच आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, मतलब गिनती आ जाता है। और दीर्घों में बहुत ज्यादा अच्छा ट्रिक है कि ऐसे रहेगा, माता पिता, ये बीच में हाइफन रहेगा, भाई बहन, सर मैडम, तो भैया ऐसे होता है। तो वो भी एक ट्रिक ही होता है जो मैं आपको बता दूंगा, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी होगा। देखो 18 नंबर है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य है। भैया आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा है, जिसमें अगर द्वारा शब्द यानी कि बाई, जिसे हम लोग द्वारा लगाते थे ना, द्वारा, और जिसमें द्वारा हो लगाया जाता था वो क्या हो जाता, कर्म, यानी कि हमारा जो मतलब ऑब्जेक्ट होता था, तो वो हमारा कर्मवाच्य होता था, भाववाच्य नहीं ना, तो कर्तवाच्य नहीं, इनमें से कोई हमारा वो क्या होता था भैया, कर्मवाच्य होता था, ऑब्जेक्टिव केस होता था, ठीक है। नोट कर लो 18 तक। 19 नंबर पे आ जाओ। 19 नंबर भैया, भूरे बालों सी करतन, छिपा नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन तो भैया आपको वही मिलेंगे जो आपके बुक में है 4, यानी कि रूपक अलंकार या उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। इसमें हमारा कौन सा अलंकार है भैया? 19 नंबर में उपमा अलंकार। इसमें हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, उपमा अलंकार है। आगे आ जाओ, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। भाई इवाम शब्द में कौन सा विभक्ति और वचन है? इवाम, आप लोगों ने इवाम का पढ़ा होगा, तो इवाम में कौन सा है भैया? इवाम में तो आपको याद रखना है कि इसमें भैया प्रथमा विभक्ति द्वितीय द्विवचन है। क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। बी वाला ऑप्शन सही है, ये सब हमारा गलत है। तो नोट कर लो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव तक। 20 में 20 आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहली क्लास है, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नोट करते रहो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लो। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 21 नंबर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग बताओ। 21 नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, कि जो छंद है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब आप छंद पढ़ते हो ना, तो उसमें आपका जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं? नहीं। लय कहते हैं? नहीं। गति कहते हैं? नहीं। यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। याद रखना, यति कहा जाता है। जो छंद पढ़ोगे ना, तो आने वाला विराम जो होगा वो यति कहा जाएगा, ठीक है। जब आप स्कूल में जाना तो पूछना अपने साथियों से कि भैया कि जो मतलब छंद जब पढ़ते हो तो उसके बीच में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो पूछना, ठीक है। और यहां हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है भैया कि अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभ्यास शब्द में भैया किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भैया छोटा आ, या अभि, या अव, या अस। क्या है? अभ्यास। अभ्यास में भैया अभि है। क्या है? अभि उपसर्ग है, याद रखना, अभ्यास में अभि उपसर्ग है, ठीक है। तो 22 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 23 नंबर पे आते हैं। देखो 23 नंबर ऑब्जेक्टिव है भैया कि 23 नंबर कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन है भैया मैथिली शरण गुप्त, या हरियोध, या जयशंकर प्रसाद, या नागार्जुन। तो साकेत जो हमारा है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? सभी स्टूडेंट को पता होगा कि साकेत की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ 24 नंबर है भैया, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का, या फिर श्री हर पाठक का, या सिया शरण गुप्त का, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। सभी को पता है प्रिय प्रवास जो है हरियोध जी की रचना है, ठीक है, हरियोध जी की। अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है?
थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ और थोड़ा सा भैया हाथ चलाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि प्रिय प्रवास जो है वो किस विधा की रचना है। आगे आ जाओ 25 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो यहां पूछ रहा भैया लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार वेरी इंपॉर्टेंट भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है भैया? लोकायतन, ये क्वेश्चन का आंसर हमारे सभी प्यारे लाडलों को पता होगा कि भैया जो लोकायतन है उसके रचनाकार हैं पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पंत जी हैं। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इन चारों में से भैया सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सा? ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, युगवाणी या छड़दा? तो भैया युगवाणी जो है, युगवाणी जो है वो पंत जी की रचना है। ठीक है, और हमें इसमें पंत जी की रचना ही बताना था और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो। 27 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे लाडलो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं जो कि सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 में आप लोग भैया पेपर देने वाले हो 2026 बोर्ड में, और आपको लाना है 95%। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भैया जो टॉपर बैच बनाया गया है ना, वो कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, और जितने स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया है अभी भी आपके पास मौके हैं भैया। टॉपर बैच जो है, टॉपर बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप लोगों के लिए फीस बहुत कम है, उतना ही है, केवल 299 पूरे साल का। अभी मैंने हटाया नहीं है ताकि जितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो। 299। साथ में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो इसी नंबर पे। ठीक है, 99 हमारा एक ही नंबर है बच्चों, देख लो यहाँ, आप व्हाट्सएप कर लेना इसी नंबर पे 99 18 86 31 96। 99 18 86 31 96 में आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो और कोई भी दिक्कत होता है आप हमें बताओ। ठीक है, बढ़िया से आपको पूरी चीज बताई जाएगी। करुण रस का स्थायी भाव भैया, बोर्ड एग्जाम में 2 रस पूछा जाता है, एक तो हास्य रस, एक करुण रस। हास्य का मतलब होता है हंसना, अर्थात हास्य का स्थायी भाव हास्य ही होता है। करुण रस का होता है शोक, अर्थात रोना। ठीक है, शोक तो उत्साह भी नहीं होगा, शोक हो जाएगा, रति भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका शोक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। देखो मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अभी ये पहली क्लास है तो आप लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे कि पहले ही दिन आप लोग पूरा एकदम से घोल के पी लो, नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो। फिर दूसरी क्लास में बहुत अच्छी चीज लाएंगे। फिर दिनकर, दिवाकर, भास्कर किसके पर्यायवाची हैं भैया? किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। सभी को पता है भैया सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है? सूर्य का। 28 हो गया। 29 नंबर देखो, 29 नंबर ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो हमारा सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त में वाक्य किस प्रकार का है? ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का है? एक सरल वाक्य है या एक संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या भैया प्रत्यय, या फिर आप इसको कुछ और भी कर सकते हो, बट चलो ये वाला है ही नहीं और मिश्रित भी नहीं है, ये हमारा सरल भी एक संयुक्त वाक्य है। मतलब इसमें क्या है, मतलब और शब्द है ना, संयुक्त हो गया। ठीक है, संयुक्त हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें संयुक्त वाक्य है, यानी कि जुड़ गए हैं। और यहाँ हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ऑब्जेक्टिव। तो सभी स्टूडेंट टॉपर बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने इसमें टॉप 30 हम लोग देख रहे हैं, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है भैया? याद रखना कि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रोनाउन ही, सी, इट, दिस, दैट। वैसे इंग्लिश में पता वह, तुम, वे, ये सब है। तो ये नाम है, ये भी हमारा बगीचा कोई नहीं, सन भी नहीं है, तुम जो है ये एक सर्वनाम है। अगर वह आ जाता तो वह भी एक सर्वनाम है। ठीक है, हम आ जाए वो भी सर्वनाम है। ठीक है, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए ना। पहली क्लास में आप लोगों को मैंने 30 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्लास में समझाया। ये क्लास आपको कैसा लगा? नाइस। अगर अच्छा लगा हो तो नाइस लिखो, नहीं अच्छा लगा हो तो जो आपके मन में आए वो लिखो। कहने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आएगा और पद्यांश आएगा हिंदी के पेपर में भैया, 2026 बोर्ड में जो आपके हिंदी के पेपर में भैया, क्लास 10 के पेपर में जो गद्यांश पद्यांश आएगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, संदर्भ
कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, हर एक चीज में समझाऊंगा। ठीक है, ये 10th हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जितने भी भैया हिंदी में जितने भी बच्चों को पद्यांश और गद्यांश में दिक्कत है कक्षा 10 हिंदी में, बस ध्यान से देखते रहो। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को भैया पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि 6 नंबर आपका ये जो गद्यांश है ये बिल्कुल पक्का कर देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, जो मैं आपको बता रहा हूं वो नोट कर लेना, पेपर में जरूर आएगा ये गद्यांश। ठीक है, और पद्यांश भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ा जाता है। ठीक है, गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप इसको 2 बार ध्यान से पढ़ो। जब आप इसको 2 बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा गद्यांश के पूरे का व्याख्या भी और किस पार्ट से लिया गया, क्योंकि हर पार्ट का भैया ट्रिक होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी कॉपी में, ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं गद्यांश। लिखा हुआ कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर यानी कि जो बुरे लोग होते हैं अगर उनके साथ मित्रता करोगे तो वो क्या होता है, बहुत भयानक होता है। ठीक है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, यहां तक भैया अंडरलाइन है। क्या है, अंडरलाइन है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की जो संगति है यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनत का मतलब होता है कि नीचे ले जाएगी, यानी कि आप ऊपर नहीं जाओगे, उन्नति नहीं करोगे, अवनत के गड्ढे में जाओगे, यानी कि नीचे चले जाओगे। ठीक है, जैसे कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा नीचे यानी कि बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, वही है कि वो दिन ब दिन तुम्हें क्या करेगा, अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। भैया अगर आपका संगति अच्छा है, ठीक है, तो आप दिन ब दिन उन्नत करोगे, क्योंकि वो आपको अच्छी सलाह देंगे, आपके माइंड को फ्रेश रखेंगे और भी अच्छी चीजें बताएंगे, कैसे लाइफ में आगे जाए वो बताएंगे। और अगर आपकी संगत बुरी है तो वो आपके माइंड में हर बुरी चीजें भर देंगे और फिर आप दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिरती जाएगी, मतलब आप दिन ब दिन पीछे होते चले जाओगे। तो आपको भैया मित्रता करना है, मित्र अगर आपको बनाना है, साथी बनाना है, फ्रेंड बनाना है ना, तो याद रखना कि आपको अच्छे फ्रेंड को बनाना है, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और वो भी आपके साथ पढ़ाई करेगा ना, तो आपका जो पढ़ाई है वो डबल हो जाएगा। तो अच्छे मित्र को बनाना। अब इससे तो पता चल ही गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो कौन है। मित्रता पाठ से लिया गया है ना, पाठ का नाम क्या है, मित्रता, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बस ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चंस आएंगे भैया बोर्ड एग्जाम में। देखो, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो यही 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही 3 क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले आपको लिखना प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। भैया संदर्भ का मतलब होता है कि आप जो संदर्भ का मतलब होता है पाठ का नाम लिखो और लेखक का नाम लिखो। ठीक है, गद्यांश में। ठीक है, तो वो हो गया संदर्भ, जो कि आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, 2 नंबर, ध्यान रखना। और जैसा मैं बताऊंगा वैसे लिखना है ट्रिक के साथ। एक ट्रिक बताऊंगा, हर पाठ का संदर्भ लिख दोगे, चाहे वो गद्यांश हो, चाहे वो पद्यांश हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे जो हो। ठीक है, वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एंड जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा नंबर जो है वो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये भी आपको 2 ही नंबर देकर जाएगा। और तीसरा कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है भैया अपनी लाइफ में, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे भैया तो 2 + 2 और +2 यानी कि आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा हिंदी में गद्यांश का। ठीक है, तो कैसे लिखना है, आओ पहला क्वेश्चन भैया, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, पाठ और लेखक का नाम लिखना है। देखो कैसे लिखना है भैया बोर्ड एग्जाम में, यहां आप ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देखो क्या करना है। देखो अगर आपका कोई भी पाठ का गद्यांश आए, बस याद क्या रखना है कि आपको यहां क्या बदलना है, बताओ यहां क्या है, जो ये लेखक हैं और यहां पाठ का नाम बदलना है और सारी चीजें सेम रहेगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल देना, आपका जो संदर्भ हो जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम क्या है भैया, मित्रता। क्या नाम है, मित्रता। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो पहले का क्वेश्चन का आंसर भैया देखो ध्यान से, यहां देखो
लिखा हुआ है कि जो संदर्भ, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना, ब्लैक से डालना, ठीक है। एंड प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर पक्का। जो मैंने यहां हाईलाइट कर रखा है इसको आप भैया ब्लैक से लिखना, और सारी चीजें ब्लू से लिखना, इसको आप हाईलाइट करके ब्लैक से लिख देना, क्योंकि ये भैया पाठ और लेखक का नाम ब्लैक से लिखना, क्योंकि ये हाईलाइट रहेगा तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो संदर्भ आपको ऐसा लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, या मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है। अब भैया दूसरा क्वेश्चन हमें करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश देख लो यहां कितना था, केवल यहां से लेकर यहां तक रेखांकित अंश है, तो 2-3 बार आप रेखांकित अंश ध्यान से पढ़ो तब आप कर पाओगे। जैसे कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। तो ये हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या का 2 नंबर मिलेगा। तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और देखो अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। देखो फिर आपको लिखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो बुरी संगति होता है ना वो घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। जैसे एक बुरी संगति का इंसान जो है वो घातक बुखार, जैसे एक घातक बुखार होता है ना, अगर इंसान को मार देता है, वैसे ये हानिकारक होता है। जिस तरह कोई जो व्यक्ति है यदि भयंकर ज्वर यानी बुखार से ग्रसित हो जाता है तो वो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर है उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता था, कभी कभी प्राण भी ले लेता है, और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि उसका प्राण भी ले लेता है। क्या ले लेता है? प्राण, यानी कि उसका जान भी निकल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि आदि को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार बुरी संगत जो होता है वो हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि सबको समाप्त कर देता है। आपको कुछ बड़ा नहीं सोचने देगा, क्योंकि आपके अंदर बुरी बुरी संगत वाले दोस्त ने भर रखा है बहुत सारी चीजें, ठीक है। बस व्याख्या ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, देखो यहां एक क्वेश्चन और है बच्चों, और है कि कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। आखिर जो कुसंग है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आ जाओ हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखो यहां हम लोग समझेंगे भैया कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ध्यान से समझो, यहां कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक है, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। मतलब अच्छे आचरण मतलब जो आपके आचरण हैं, ठीक है, उसको नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुरी जो बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। उसके साथ साथ जो उसका माइंड है ना, माइंड में बुरी चीजों को भरता रहता है। जो उसका माइंड है ना उसमें क्या भरता है, बुरी बुरी चीजों को, यानी कि उसके माइंड को क्या करता है, समाप्त करता रहता है। उसका माइंड का भी क्षय करता रहता है, बुद्धि का भी क्षय करता रहता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आपने कर दिया भैया आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो देखो ये आप लोगों का महत्वपूर्ण का ध्यान से नोट कर लो, या फिर आप अपनी किताब में टिक लगा लो। और इसमें ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। और स्क्रीनशॉट ले लो। यहां आप लोगों का देखो संदर्भ, फिर आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर तो आपको संदर्भ का मिल जाएगा, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या का मिल जाएगा, 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन का आंसर का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं भैया पद्यांश पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश, और मैं आपको वो पद्यांश बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2026 में भैया 100% आएगा, ठीक है। ये पद्यांश जरूर तैयार कर लेना अगर आपको 6 में 6 नंबर पक्का करना है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल ये वाला पद्यांश आता है। अगर आप भैया बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखो ना तो ये हर साल आता है, बहुत बार आया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से तैयार कर लेना, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है भैया, क्लास 10 हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है। जो मैंने गद्यांश बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पद्यांश भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले भैया पद्यांश को सॉल्व करने से पहले 2 बार इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 2 बार इसको ध्यान से पढ़ो तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। बहुत सारे तुरंत पेपर मिलता है बस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, नहीं, थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से, ठीक है। ये 4 लाइन का भैया हमारा पद्यांश है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दर्शन समुझाई कछु मुस्काई चली, और तुलसी दे अवसर सोहे सब अवलोचन लाहुअली, और अनुराग तराग में भान उदय विस्मंजुल कंज कली, ठीक है। तो ये वाला जो भैया पद्यांश से बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो और मैं आप लोगों को तैयार करा देता हूं, टेंशन मत लो। देखो इसमें भैया 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी हमारे 3 ही क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोगों का गद्यांश में 3 क्वेश्चन आएगा वैसे इसमें भी 3 क्वेश्चन। पहला
प्रस्तुत जो हमारा पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या करो। भैया जो आपका प्रस्तुत आपका ये जो पाठ है ना, इसका पाठ लिखना है और कवि का नाम लिखना है, व्याख्या भी करना है। कहीं कहीं भैया अंडरलाइन आ जाता है, जैसे 2 लाइन में अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन नहीं आएगा तो पूरे का व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है? जब सीता जी भैया संकेत पूर्ण जो उत्तर देती हैं वो किस भावना के अनुरूप है? जब राम लक्ष्मण सीता जी भैया वनवास जा रहे थे तब की ये घटना है। अभी मैं आपको जब व्याख्या समझाऊंगा बहुत मजा आएगा। और अनुराग तड़ाग में क्या अर्थ है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, ठीक है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले संदर्भ बताता हूं। देखो सबसे पहले हम लोग संदर्भ और व्याख्या को समझते हैं। तो भैया संदर्भ का मतलब है कि जो हमें कवि और पाठ का नाम, ठीक है। और जो ये पद्यांश का मैं संदर्भ बता रहा हूं ना, ये हर एक पद्यांश में लिख सकते हो सेम ही, बस भैया पाठ का नाम बदल देना और कवि का नाम बदल देना, बस, और तो सेम ही रहता है। तो लिखो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित वन पथ पर शीर्षक से या कविता से अवतरित है। भैया आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है धनुष भंग वन पथ पढ़ना, तो धनुष भंग एक अलग शीर्षक है, याद रखना, धनुष भंग एक अलग शीर्षक है और वन पथ पर जो है वो अलग शीर्षक है। वन पथ पर जब आप लोग बुक खोलोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये वन पथ पर शीर्षक से है। अगर पाठ की बात की जाए तो धनुष भंग वन पथ पर एक पाठ है, लेकिन भैया शीर्षक जो है वो वन पथ पर है, ठीक है। तो याद रखना प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो हमारा कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर कविता से अवतरित है। प्रसंग देखो, इन पंक्ति में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही श्री राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। मुंह से कुछ नहीं बोलती सीता जी, अपने हाव भाव मुस्कुराहट से ही गांव की जो वधुएं हैं, महिलाएं हैं, उनको बता देती हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले हमारे क्या लगते हैं, ठीक है। तो वो सीता जी अपनी मुस्कुराहट से बता देती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या, जो कि बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग समझते हैं व्याख्या। देखो व्याख्या कैसे करोगे, ठीक है। मैंने कहा है व्याख्या करने से पहले आप भैया 2-3 बार गद्यांश को पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, तो आपको बहुत आसान लगेगा व्याख्या, ठीक है। क्योंकि भैया व्याख्या अगर आपने याद कर रखा है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, नहीं याद है तो भैया पढ़ लेना। देखो ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा, ठीक है। ग्राम वधुओं, जब ग्राम से यानी कि गांव से भैया सीता माता राम भगवान और लक्ष्मण जी जब गुजर रहे थे तो ग्राम की वधुएं पूछती हैं सीता जी से कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। आखिर ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मतलब जो चतुर सीता जी हैं, ठीक है, उन्होंने उनके मनोभाव को समझ गई कि आखिर ये हमसे पूछना क्या चाहती हैं, ठीक है। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। भैया अपनी मुस्कुराहट से और संकेत भरी दृष्टि से सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ठीक है, दे दिया। और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और स्तुतित लज्जा के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और उन्होंने स्तुतित लज्जा के कारण संकेत श्री राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। स्तुतित लज्जा का मतलब होता है भैया जो स्त्रियां होती हैं जब लज्जा यानी कि पल्लू वगैरह मतलब डाले रहती हैं तो बहुत अच्छा लगती है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि मतलब जैसे आजकल देखते हो छपरियों को, ऐसे नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो वही मतलब इसीलिए भैया सीता जी ने कुछ बोला भी नहीं और अपनी मुस्कुराहट और संकेत की दृष्टि से भैया जो सारे ग्राम वधुओं को समझा दी कि ये हमारे पति हैं, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां जो है राम की सौंदर्य को एकटक देखती हुई। भैया राम जी जो है बहुत अच्छे थे और उनका सौंदर्य बहुत अच्छा था, काफी लंबे तंबे और भुजा वगैरह बहुत विशाल था, ठीक है। तो उनकी जो सौंदर्य को है एक टक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मनोप्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, ग्राम वधुओं के नेत्र में रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। भाई कितना अच्छा लगा ना इसका व्याख्या, कितना प्यारा व्याख्या है, ठीक है। तो इतना आपको व्याख्या लिखना है, ठीक है, व्याख्या लिखना
लिखना है। नोट कर लो, जितने स्टूडेंट भैया व्याख्या नहीं नोट किए नोट कर लो, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं। देखो, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया और बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब जो उन्होंने स्त्रीय लज्जा के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने लज्जा के कारण जो संकेत की दृष्टि से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं। साक्षात मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, तो वो अपने नेत्र को लाभ प्रदान करती हैं और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुएं नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों व्याख्या। नोट कर लो सभी स्टूडेंट, व्याख्या तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब दो क्वेश्चन भी है भैया, दो क्वेश्चन भी है, वो भी देख लो भैया। दो क्वेश्चन भी है जो कि आप लोगों से भैया 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो यहां भैया आंसर देख लो, पहला आंसर आप लोग ध्यान से देखो कि जो सीता जी है ना, सीता जी ध्यान से समझो, सीता जी, ठीक है, सीता जी का संकेत पूर्ण जो उत्तर है भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र, जो लब्ध नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है भैया, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर जो है भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्वाह के भावना के अनुरूप है। और अनुराग तड़ाग का अर्थ है भैया प्रेम रूपी सरोवर। तो 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा, 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया गद्यांश और पद्यांश। तो आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपके महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण निबंध हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, इसके बाहर मैं गारंटी लेता हूं एक भी निबंध नहीं आएगा। आपको करना क्या है, बस केवल आपको क्या करना है, सिर्फ ये 5 निबंध आपको तैयार कर लो। बस 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया ना मेरे प्यारे लाडलों, अगर आपने जो मैं आपको बताऊंगा 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 7 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 100%। ठीक है, और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो 7 नंबर पक्का हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को भैया जो निबंध लिखने का सही तरीका है, ठीक है, जो आप निबंध ऐसे लिखने पे मिलेगा पूरा नंबर, अगर जैसा बताऊंगा वैसे अगर आपने निबंध लिख दिया ना तो आपका 7 में 7 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि टॉपर ऐसे निबंध लिखते हैं जैसा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। सबसे पहले हम लोग चलो देखते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, फिर मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में समझाऊंगा कि आपको निबंध लिखना कैसे है। तो चलो हम लोग देखते हैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को 5 ऐसा निबंध बताऊंगा भैया जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये 5 निबंध तैयार कर लिया ना तो आपका जो महत्वपूर्ण निबंध है 2026 पेपर के लिए वो आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, फिर हम आपको समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है निबंध, ताकि आपको भैया 7 में 7 नंबर मिले। ठीक है, जैसा टॉपर लिखते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखा है, बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है। ठीक है, तो वो जैसा बताएं वैसे आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि लिखते सभी बच्चे हैं लेकिन सबको फुल नंबर नहीं मिलता निबंध में, बहुत सारे बच्चों का निबंध में नंबर कट जाता है, लेकिन आपको जैसा बताएंगे वैसा लिखना। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है मेरे प्यारे लाडलों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये निबंध भैया हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 10 के पेपर में। मैंने देखा है ये निबंध जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान
समाधान है, ये निबंध आपके बोर्ड पेपर में बहुत बार आया हुआ है और 2026 में भैया 100% आएगा। तो आई रिक्वेस्ट हूं कि बढ़िया से तैयार कर लेना, हेडिंग तैयार कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा जो है स्वच्छ भारत अभियान। देखो स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर और सरकार भी हमारी स्वच्छ भारत की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रही है। तो आपको स्वच्छ भारत अभियान पर भी निबंध बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आपको विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, ये निबंध आप तैयार कर लेना। ये बहुत पुराना निबंध है, जब हम लोग पढ़ते थे तब से ये वाला निबंध और ये वाला निबंध चलता है, ठीक है। प्रदूषण की समस्या और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ठीक है। तो ये भी आपको तीसरा निबंध तैयार कर लेना है। फिर आपको चौथा वाला निबंध तैयार करना है भैया, छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन भैया 100% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छात्र और अनुशासन वाला निबंध। लास्ट में हमारा एक निबंध आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है क्योंकि सरकार इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो आपको ये 5 निबंध तैयार कर लेना है, ठीक है, 5 निबंध बस। और ये वाला तो 100% छपेगा भैया, प्रदूषण की समस्या, और इसका नाम भी बदल के आ जाता है, तो टेंशन मत लेना, प्रदूषण शब्द जरूर आएगा, प्रदूषण का संरक्षण आ जाता है, प्रदूषण का उपाय आ जाता है, ठीक है। तो वो सब एक ही है, टेंशन मत लो, सब कुछ एक ही है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि ये वाला हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को इन सबको भी अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो मैं आप लोगों को अब बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है, लेकिन उससे पहले आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लो और सारा तैयार कर लेना, क्योंकि हमें भैया हिंदी में 95% लाना है, 95% लाना है। तो मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं होता, खूब अच्छे से मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि हमें टॉपर बनना है 2026 पेपर में। तो चलो मैं आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना, कि डायरेक्ट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी देखा है, डायरेक्ट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट कहां से करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां से, रूपरेखा से। जैसे मैं ले रहा हूं भैया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वाला निबंध, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10 के लिए और आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो देखो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता हूं, आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को भैया जब बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाएगी ना, बढ़िया सी प्यारी सी, ठीक है, मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दे दूंगा, टेंशन मत लो, हमारे पास है, ठीक है। एंड वहां आप लोग सबसे पहले जो भी आपका प्रस्तावना है, सॉरी प्रश्नोत्तर संख्या है वो डालो, ठीक है, जो भी आपका है निबंध वाला प्रश्नोत्तर संख्या डालो, और फिर आप सबसे पहले रूपरेखा लिखो, ठीक है, रूपरेखा। अब रूपरेखा का मतलब क्या है? रूपरेखा में आपको वो डिस्कस करना है जो आपको हेडिंग निबंध में डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहला हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे भैया प्रस्तावना, कि इसका प्रस्तावना क्या है, प्रदूषण की समस्या का समाधान का प्रस्तावना क्या है। फिर हमने दूसरा हेडिंग डिस्कस किया है प्रदूषण का अर्थ। फिर तीसरा हेडिंग भैया प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण किन किन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। एंड फिर हमारा समस्या का समाधान, फिर हमारा उपसंहार। ये 5 हेडिंग हमने डिस्कस किया, 5 हेडिंग। और एक बात याद रखना कि आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो ना, कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, 4 हेडिंग कॉमन होता है, 4 हेडिंग। नंबर 1 भैया रूपरेखा कॉमन होता है, ठीक है, जो आपको हर एक निबंध में डालना है, ठीक है, रूपरेखा जरूर डालना है। सेकंड आपको प्रस्तावना भी हर एक निबंध में डालना है, ठीक है, प्रस्तावना भी। थर्ड जो चीज लिख रहे हो ना उसका अर्थ डालो कि इसका अर्थ क्या है, जैसे प्रदूषण का अर्थ क्या है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, सबका, ठीक है। एंड चौथा लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार। ये 4 हेडिंग कॉमन होता है। निबंध में कम से कम 6 हेडिंग लिखो, 2 हेडिंग खुद से बना के लिख दो, 4 हेडिंग आप ये वाला डाल दो, आराम से निबंध कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया रूपरेखा, ठीक है। देख लो मैंने कौन कौन सा हेडिंग, यही हेडिंग सारा डिस्कस करेंगे इस निबंध में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना में लिखना क्या होता है, जो भी निबंध आप लिख रहे हो ना उसका एक छोटा सा पार्ट लिख दो, उसका अर्थ क्या है और उसके बारे में आप क्या क्या समझते हो, ठीक है। जैसे कोई भी आप निबंध लिख रहे हो तो हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रदूषण क्या है। देखो आजकल भैया प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो कि प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, मतलब
हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण को बचाओ सभी लोग, ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है भैया, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। चाहे पानी की बात करें या हवा की बात करें या जंगल की बात करें या मिट्टी की बात करें, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी हमारे देशवासी हैं, विश्व के सारे लोगों को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको पर्यावरण का महत्व ही नहीं पता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं क्या होता है पर्यावरण, जबकि पर्यावरण अगर क्षति हो रहा है, मतलब इसमें प्रदूषण फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, मानव जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ये है भैया प्रस्तावना, ठीक है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पहले आप रूपरेखा, ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले प्रस्तावना वाला हेडिंग डिस्कस किया, देख लो पूरा प्रस्तावना है, ठीक है। तो ये हमने प्रस्तावना भैया डिस्कस कर दिया। अब दूसरा हेडिंग हम लोग समझने वाले हैं, ये प्रदूषण का अर्थ। आखिर जो प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, वो हम लोग समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% निबंध आएगा, तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। देखो, संतुलित वातावरण में ही मानव का विकास संभव है भैया। जब वातावरण संतुलित है, अच्छा है, तभी मानव का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया भैया, पर्यावरण का निर्माण जो है वो प्रकृति के द्वारा किया गया, ठीक है, प्रकृति जो हमारा नेचर है, ठीक है। एंड बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। अब भैया जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना, उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे एक घर में पहले 2 लोग थे, अब वो कम प्रदूषण कर रहे थे, आगे चल के उसी घर में 10 लोग हो गए ना, अब वो 8 लोग और प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं भाई, प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, ठीक है। अगर घर में 1 से 2 गाड़ी हो गया तो भी प्रदूषण ज्यादा हो गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बिगाड़ कर दूषित कर रहे हैं। इसलिए वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं, और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव संकट उत्पन्न हो सकता है। अब और भी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो भैया प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। इससे जो मानव जीवन है ना, उसमें भैया बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो सकता है, आगे चल के बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो जितना हो सके उतना भैया प्रदूषण को रोको, उतना ज्यादा प्रदूषण को रोको, ठीक है। तो यह है प्रदूषण का अर्थ। अब आ जाओ भैया, ये हमारा प्रदूषण के प्रकार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रदूषण का प्रकार है, क्योंकि प्रदूषण का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। अब ये हमारा क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का प्रकार, ठीक है, प्रदूषण का प्रकार अब हम लोग समझने वाले हैं। आजकल वातावरण में प्रदूषण इन रूप में दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट नंबर है भैया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब क्या है, जो हमारा ये वायु है, जो हवा है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि सब कुछ हवा में ही तो मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है भैया, वायु जो है जीवन का बहुत ज्यादा अनिवार्य स्रोत है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वायु के हम नहीं जी सकते, क्योंकि भैया हवा में O2 होता है, अर्थात ऑक्सीजन होता है, और अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले ना तो क्या होता है जानते हो, सांस ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो भैया अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में भैया ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। अब हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए तो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और फिर वहां ऑक्सीजन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वहां शुद्ध मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है, और ये जब फ्री में मिल रहा है ना तो इसका कोई कदर नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए भैया पर्यावरण को प्रदूषण से रोको, और जितना स्वच्छ हो सके अपने एरिया को उतना साफ सुथरा रखो, ठीक है। अपनी जगह को तो साफ सुथरा रख ही सकते हो, दूसरों का नहीं। तो देखो, ये हो गया प्रदूषण का प्रकार नंबर फर्स्ट, जो कि हम लोगों ने समझा वायु प्रदूषण। आगे जो हमारा दूसरा है वो है भैया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ क्या है, जल प्रदूषण। देखो, जल प्रदूषण कैसे होता है, देखो, जल
को ही जीवन कहा जाता है। वाटर इज लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है। आप लोगों ने सुना होगा, तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में। भैया जल प्रदूषण से बहुत भयानक भयानक बीमारियां होती हैं। कोई भी है, मनुष्य है या फिर भैया प्राणी है, प्राणी जगत में कोई भी है, जानवर है, ठीक है, या फिर पंछी है, सब लोग जल पीते हैं। अब उनको उनके अंदर भी प्रदूषण होता है, ठीक है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सब लोग देखो, धीरे धीरे बहुत सारी पक्षियां जो है गायब हो रही है, संकटग्रस्त हो रही हैं। पहले आप लोग देखते रहे होंगे बहुत अच्छी अच्छी पक्षियां दिखती होंगी, अब वो भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। छत पे चले जाओ तो एक पक्षी नहीं दिखता, जबकि पहले बहुत सारे रहते थे। तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया जल प्रदूषण। अगला है भैया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है भैया, जितना ज्यादा ध्वनि करोगे उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। आज से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये जितना मैं आपको समझा रहा हूं भैया, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छाप देना, ऐसे ही टॉपर लिखते हैं भैया, हेडिंग टू हेडिंग। अगर आपने निबंध का हेडिंग याद कर लिया मेरे प्यारे लाडलो, तो समझो आपका निबंध बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण हो गया। रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव्य से रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो आजकल भैया खेतों में इतना ज्यादा खाद वगैरह डालते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये मत सोचो कि ये हमारे लिए अच्छा है। जब आपने डाला उसके 2 साल बहुत अच्छा है, उसके 10 साल बाद खेत बंजर हो जाता है, वो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे भी पहले खेत में 1 बीघे में 100 कुंटल गन्ने हो जाते थे। अब क्या होता है, अब उसमें लगातार जब खाद वगैरह पड़ा, अब उसी खेत में 50 नहीं 40 कुंटल भी निकलना बहुत बड़ी बात है। तो क्यों, क्योंकि वो खेत धीरे धीरे उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ठीक है। तो भैया बहुत ज्यादा यूज मत करो। जो आपके नेचुरल हैं, गाय वगैरह का जो खाद है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, वो बहुत अच्छा होता। तो आपका हो गया रासायनिक प्रदूषण। अब हमारा था समस्या का समाधान। आखिर हम इसका समाधान कैसे करेंगे भैया, एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। समस्या का समाधान बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे अच्छा उपाय है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाओ। किसको लगाओ, पेड़ को, ठीक है। जितना ज्यादा पेड़ हो सके उतना ज्यादा लगाओ, क्योंकि ये जो होता है प्रदूषण को बहुत ज्यादा कम करता है, ठीक है। तो वृक्षारोपण सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। देखो, वृक्ष बहुत ज्यादा कट रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाओ, ठीक है। केवल इधर आप 4 वृक्ष लगाओ, उधर 10 वृक्ष कट रहे हैं तो क्या फायदा, ठीक है। उस पर भी रोक लगाओ। और बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, इसको भी रोको, ठीक है। हम 2 हमारे 2, इतना ही बहुत है, 10 ना पैदा करो, ठीक है। तो ये हो गया भैया जनसंख्या का जो औद्योगिक विश्व के सम्मुख। भैया जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग नहीं रोक सकते, आप एक इंसान नहीं रोक सकते। आप सोच लो कि हम खत्म कर देंगे, तो एक लोगों को सोचने से नहीं होता, क्योंकि आपने सोचा है उधर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब उधर और ज्यादा प्रदूषण वो फैला रहे हैं, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है एक लोगों के सोचने से। तो अगर सभी लोग, अगर विश्व के सभी लोग भैया सहमत होते हैं, प्रदूषण कम होगा। तो प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बच्चा, और जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब है। मतलब हमारे जो ध्वनि प्रदूषण भी है, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो। इन सबको भैया कम करो, मतलब बहुत ज्यादा कम करो, और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। जब उसको कम करोगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करोगे, तभी प्रदूषण खत्म होगा, वरना ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये हो गया भैया समस्या का समाधान। लास्ट हेडिंग जो कि हमारा उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है, देखो, प्रसन्नता की बात यह है, देखो उपसंहार में आपको जो उपाय वगैरह भैया सरकार निकालती है या फिर कोई भी निबंध आता है, उसका जो उपाय होता है वो लिखना होता है। तो प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम भी लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी लगाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर
जाने का आदेश दिया जाए। यह संकल्प लें कि जीवन में कोई भी शुभ अवसर आए तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी शुभ अवसर आए तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो आपको भैया निबंध ऐसे ही लिखना है, आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, पूरा आप लोग निबंध देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आज का हमारा क्लास, जो कि मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध भी समझा दिया, साथ में बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितने स्टूडेंट को नोट्स पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का चाहिए कॉल या व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पे 9918863196 पर 9918863196 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।